ओके, अब हमारा स्टैंडर्ड है IAS 8। IAS 8 का जो नाम है वो बेसिकली है अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तीसरा, ये डील करता है एरर से। ठीक है। अच्छा, पहली बात, ये डील कर रहा है विद अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम अकाउंटिंग पॉलिसी के हवाले से दो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि IAS 8 डील करता है। पहला, किसी भी पॉलिसी की एप्लीकेशन। कोई ट्रांजैक्शन है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगी, या हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल, हमारे सामने अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जिसके हवाले से हम कंफ्यूज्ड हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल IAS या IFRS कौन सा है, या इंटरप्रिटेशन कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं IFRIC। ये डिटरमिन करने में आपकी IAS 8 हेल्प करेगा। बिलफर्स, अगर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या वो ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि इस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से दिखाया जाएगा। तो IAS 8 हमें कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उस ट्रीटमेंट को डील नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे उसकी सिमिलर ट्रांजैक्शंस। हमने क्लास में भी स्लाइड ही डिस्कस किया था, और शायद जनरली मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था। लेट्स अज्यूम एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है गोल्ड में, और इंटेंशन उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब हम अगर देखें कि गोल्ड बेसिकली कोई मॉनेटरी आइटम तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा एसेट है, किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी नहीं है, और ना ही इसमें से कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हमें मिलना है, कोई डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ करेंसी हमें नहीं मिलनी। गोल्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाया जाएगा? आपने इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले देखना है कि इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड बात करता है। हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अप्लाई नहीं होता। तो हम कहते हैं कि क्या इससे मिलते जुलते ट्रांजैक्शन से कोई ट्रीटमेंट डील होती है? तो जिस तरह अभी करिश्मा ने कहा कि पहला हम ये देख सकते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है फॉर लॉन्ग टर्म, कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू IAS 40। अब IAS 40 में अगर देखा जाए तो वो शुरुआत में ही कहता है कि मेरा नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का मकसद लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो IAS 40 का यहां पे वैसे एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज नॉट अ प्रॉपर्टी, गोल्ड इज नॉट अ प्लॉट, गोल्ड इज नॉट अ लैंड, गोल्ड इज नॉट अ बिल्डिंग। लेकिन आगे का उसका पार्ट है अक्वायर्ड फॉर रेंटल इनकम एंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हम ये ट्रीटमेंट डेवलप कर रहे हैं बाय ओन जजमेंट। से फॉर इंस्टेंस मैं ये कहूं कि गोल्ड की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, लिहाजा कंपनीज ऐसे तो शेयर्स भी खरीदती हैं। शेयर्स के पीछे भी इंटेंशन ये होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब महंगे हो जाएंगे तो हम उसको बेचेंगे। सो लेट्स से मैं इसको कहता हूं कि ये सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। अब आप ये कहें कि सर ये फिर फाइनेंशियल तो नहीं है, तो भाई फिर IAS 40 प्रॉपर्टी भी तो नहीं है। जब आप IAS 40 में हासिल मकसद को देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं तो क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन तो है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं ये फाइनेंशियल एसेट नहीं तो क्या, सिमिलरिटीज तो है। तो हम इसको मुमकिन तौर पे IFRS 9 FVTPL पे लेके जाते हैं। ठीक है अरीश, बहुत ज्यादा नहीं निकल पाएंगे क्योंकि कुछ गिने चुने स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि ये इससे रिजेंबल करते होंगे। लेकिन क्योंकि जहां मैंने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दिया, वहां पे पॉसिबिलिटीज निकल आएंगी। अब जब तक स्टैंडर्ड इसके ऊपर कोई फाइनल फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं देता, कोई इंटरप्रिटेशन कमिटी दे दे, बोल दे कि भाई ये IAS 40 में फॉल करेगा, बोल दे कि भाई ये IAS 16 में फॉल करेगा, तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जब तक जजमेंट हमारे हाथ में है तो सिमिलरिटीज निकल सकती हैं। अच्छा, पहला आप इसको कर सकते हैं अपनी जजमेंट के हिसाब से। दूसरा अलाउड ये है कि जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम IFRS, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मिसाल, अगर हमारे सामने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जिसकी ट्रीटमेंट किसी भी स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड नहीं है, लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो एक कंफ्यूजन है, अगर आपके मुल्क में कोई गैप से US गैप है, उसने उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे दी है,
तो हम उस लोकल गैप्स को या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या कोई भी स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड है अगर, जिसने के ऐसी ट्रीटमेंट वाजे की हुई है, तो हम उसको भी फॉलो करेंगे। जी अरीज, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ सकता है लेकिन बिल्कुल लास्ट है। पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आप ढूंढेंगे कि कौन सा आईएफआरएस या कौन सा आईएएस उसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफाई करता है। अगर नहीं तो आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस देखेंगे आईएफआरएस की, जिसमें आप अपनी ऑन जजमेंट यूज करेंगे, या फिर आप देखेंगे कि जो दूसरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं अगर उन्होंने कोई इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाया है तो उसको भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। या इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को यूज किया जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज ये ऐसी ट्रांजैक्शन करती हैं, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको कैसे ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि आईएएस 8 एक तो बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्लीकेशन पे कि कोई भी ट्रांजैक्शन कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगी। अगर ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी हायरार्की, उसका एक तरीकाकार आईएएस 8 ने बताया हुआ है, जो कि हमने अभी डिस्कस कर दिया। अच्छा, दूसरा आईएएस 8 बात करता है ऑन द चेंजेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नवीरा, एक्चुअली इसका मकसद देखिए क्या है कि आपके सामने कोई भी कभी भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए तो आप जरूर सोचेंगे कि इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से दिखाएंगे। तो आईएएस 8 बताता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से करेंगे। तो पहले उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे बात कर रहा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर लें। भाई लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम कुछ आइटम्स खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस, तो हम ये पूछते हैं कि अगर हमारी कंपनी कुछ आइटम्स खरीदे फॉर रीसेल पर्पसेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको हम कैसे शो करें। इतना हमें पता है कि भाई अगर कोई भी चीज रीसेल पर्पस के लिए ली गई है तो वो तो आईएस 2 में फॉल करेगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आईएस 2 के हिसाब से होगी। इसी तरीके से हम अगर किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदें या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदें या किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवाएं, हम सोचें कि इसको हम कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से डील करेंगे, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फाइनेंशियल एसेट्स में जाएगा। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी ट्रीटमेंट कोई भी स्टैंडर्ड वाज़ेह नहीं करता, हमारे सामने अभी ताजा ताजा मिसाल चल रही है क्रिप्टो की। देखो, क्रिप्टो के ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड अभी ट्रीटमेंट नहीं बता रहा है। अब क्रिप्टो को मैं चाहूं तो आईएएस 21 के हिसाब से फॉरेन करेंसी का टाइटल दे दूं। ठीक है, मेरी बात समझना, क्योंकि क्रिप्टो है तो क्या है तो करेंसी ना। अब मैं अपनी जजमेंट कहता हूं कि क्योंकि ये करेंसी है तो दिस इज वेरी सिमिलर टू फॉरेन करेंसी, किसी मुल्क की स्पेसिफिक नहीं है। फॉरेन करेंसी हम किसी मुल्क की स्पेसिफाई कर देते हैं। ये क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी है, ये पूरी दुनिया के लिए कॉमन करेंसी है, लेकिन है तो करेंसी ना। तो लेट्स से मैं इसकी ट्रीटमेंट लेके जाता हूं
अंडर IAS 21। अब IAS 21 ने अपने स्कोप में इसको शामिल किया हुआ नहीं है, लेकिन ये मेरी जजमेंट है। या मैं कहता हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शेयर्स में इन्वेस्ट करने जैसा ही तो है। जिस तरह हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं इस मकसद से कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम बेचेंगे, तो क्रिप्टो या बिटकॉइन या इथीरियम या कोई भी करेंसी, वन कॉइन हम खरीदते हैं इसी इंटेंशन से खरीदेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं इसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह IFRS 9 में लेके जाता हूं। या अब इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें तो दिस इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट। मेरा इसमें से कोई भी फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ कैश तो मुझे मिलना नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी एसेट है। चलो बात समझ में आ गई। आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, तो हम इसको IAS 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद है जिसका स्पेसिफाइड नहीं है बाय IFRS या IASB कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी, तो फिर हम अपनी तरफ से इसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफाई करेंगे। अब उसके लिए दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज देख लें कि हम अगर अब पाकिस्तान में लेट्स से ICAP है, वो स्टैंडर्ड सेट करता हो, इंडिया का अपना बोर्ड है, हांगकांग का अपना बोर्ड है, US का अपना बोर्ड है, हम किसी बोर्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लें कि क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि क्रिप्टो की ट्रीटमेंट बताता हो। अगर हाँ, तो हम उसको रेफर करके उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस इज अलाउड बाय IAS 8। यस अरीज। सर, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में सबसे पहले बोला है कि एप्लीकेबल IFRS हम देखेंगे, स्टैंडर्ड्स देखेंगे, लेकिन फॉर सपोज सर अगर किसी कंट्री में वो लीगली अलाउ ही नहीं है तो हम डायरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए उन IFRS को कैसे देख सकते हैं? नहीं तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट ही कैसे कर सकते हैं अगर इलीगल है तो? फॉर सपोज सर कुछ चीज जो है वो हमारे लीगली उसमें पॉइंट में मतलब नेशनल उसमें अलाउ ही नहीं है और जी स्टैंडर्ड में वो चीज अलाउ है, तो जी। सर पहले तो हम लीगल देखेंगे ना, देन हम स्टैंडर्ड्स पे आएंगे। अरीज, आप उस चीज में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ओके। मिसाल आप ये कह रहे हो कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बैंड है। अब कोई कंपनी पाकिस्तानी यहाँ से लेट्स से एंग्रो कंपनी क्या करे, कल को शो कर दे कि मैंने बिटकॉइन खरीदा हुआ है, तो पहली फुर्सत में गवर्नमेंट और ACCP उसके ऊपर धावा बोल देंगी, उसको बंद करवा देंगी, क्योंकि आप ये काम ही नहीं कर सकते। अब उसको बड़े भरम के साथ एक तो इन्वेस्ट करे, ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई, तो फिर सोने पे सुहागा है, उसको बंद करवा देगी। वो लीगली अलाउड ही नहीं है एक चीज, तो कोई कंपनी जो कि ऑब्वियसली उस मुल्क में रजिस्टर्ड होती है वो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट तो बात की बात है, वहां तक तो नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो उसके अलावा IAS 8 बात करता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सवाल ये उठता है, वेट मेहरबान, ऑन जजमेंट या सिमिलर ट्रांजेक्शन एक ही बात है। हम देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आप देखेंगे कि ऐसी मिलती जुलती ट्रांजेक्शन क्या कोई दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर डील होती है या नहीं। अब यहाँ पे हम अपनी जजमेंट लगा रहे हैं ना, जिस तरह IAS 1 में 21 में लेके जाना, IFRS 9 में लेके जाना या IAS 38 में लेके जाना, ये कोई कंपनी शायद 21 में लेके जा रही हो, कोई कंपनी शायद IFRS 9 में, कोई कंपनी शायद IAS 38 में लेके जा रही हो। तो ये हर एक कंपनी की अपनी अपनी जजमेंट है। तो ऑन जजमेंट वहां अप्लाई की जाएगी जहां सिमिलर ट्रांजेक्शन्स बाय IFRS हो। अगर मिलती जुलती कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप कोई लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं या किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सवाल ये उठता है कि क्या हम कोई पॉलिसी चेंज कर सकते हैं भी या नहीं। ये बात याद रहे कि अकाउंटिंग पॉलिसी हम कह किसको रहे हैं। पॉलिसी का मकसद होता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स,
या जिसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कहते हैं। अकाउंटिंग बेसिस और रूल्स। लाइक अगर हमारा अक्रूअल प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस हैं। बेसिस में हमें अलाउ किया गया है हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेसिस, या करंट कॉस्ट बेसिस अलाउ किया गया है, या डिप्राइवल वैल्यू कॉन्सेप्ट अलाउ किया गया है। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाती हैं कि आप कौन से प्रिंसिपल्स की तहत उस ट्रांजैक्शन को डील करते हैं, या कौन से बेस मेजरमेंट बेसिस कौन सा लेते हैं, फेयर वैल्यू बेस लेते हैं, हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेसिस लेते हैं, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस लेते हैं। और रूल्स यानी जो आईएएस या आईएफआरएस है, इसको हम कहते हैं पॉलिसी। सवाल ये उठता है कि क्या कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है या नहीं। इसकी पहली पॉसिबिलिटी है कि दिस चेंज may be required by IFRS। ठीक है, एग्जाम्पल लीजेस। कुछ अरसा पहले तक हम लीजेस को IAS 17 के हिसाब से डील करते थे। अब उसके ऊपर स्टैंडर्ड आ गया IFRS 16। वो कहता है नहीं, लीजेस को वैसे नहीं डील किया जाएगा, चाहे फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, हर सूरत आपने उसको एसेट और लायबिलिटी दिखाना है। अब पहले तो हम वो पॉलिसी चला रहे थे सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से कि अगर एसेट फाइनेंस लीज वाला है तो हम उसको एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, अगर ऑपरेटिंग लीज वाला है तो हम सिर्फ उसके रेंट को एक्सपेंस दिखाएंगे, उसका एसेट और लायबिलिटी अमाउंट शो नहीं किया जाएगा। अब मुझसे ये पॉलिसी चेंज करवाई जा रही है, और ये चेंज मुझे कौन करवा रहा है? ये मुझसे आईएफआरएस चेंज करवा रहा है। ठीक है, सिमिलरली आईएफआरएस 15 हमने ताजा पढ़ा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बिलफर्स हम पहले वारंटीज को प्रोविजन ही बनाते थे, लेकिन अब आईएफआरएस 15 ने कहा कि अगर आप वारंटी के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं तो दैट इज अ डिस्टिंक्ट सर्विस। लिहाजा आप वारंटी को एज अ लायबिलिटी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको ओवर द टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब ये चेंज मुझसे कौन करवा रहा है? ये मुझसे चेंज करवा रहा है आईएफआरएस। अगर कुछ अरसा पहले तक बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने की भी इजाजत होती थी, कैपिटलाइज करने की भी इजाजत होती थी, तो अगर मैं पहले बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करता था, बाद में IAS 23 ने एक्सपेंस आउट करने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, बोला कि ये ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है, अब आपने जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है आपको कैपिटलाइज करनी है। अब मेरे लिए मसला है, अब मैं क्योंकि उसको चेंज कर रहा हूं, और ये मुझसे चेंज करवा रहा है आईएफआरएस। पहले किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं IAS 39 के हिसाब से डील करता था, अब उसकी ट्रीटमेंट IFRS 9 के हिसाब से होती है। तो ये जो भी चेंजेस है, ये अगर बाय रिक्वायर्ड है बाय IFRS, तो कंपनी को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। दूसरा, कंपनी चाहे तो भी वो वॉलंटरीली अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है। नॉट सो फ्रीक्वेंटली ऑफ कोर्स, बिकॉज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का आपने खास ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। लेकिन IAS 8 हमें अलाउ करता है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि पिछले सालों में
हमने इसको कुछ अलग तरीके से दिखाया होगा, अब हम उसको किसी अलग तरीके से दिखाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? इसके लिए थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे एक चीज को। पॉलिसी चेंज कैसे पता चलेगी? अगर उस चेंज की वजह से किसी ट्रांजैक्शन की रिकग्निशन चेंज हो जाती है। रिकग्निशन का मकसद, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले हम उस ट्रांजैक्शन को एक्सपेंस मानते थे, अब उस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे। बोरोइंग कॉस्ट की मिसाल मैं रिपीट कर सकता हूं यहां पे। मैं अगर पहले बोरोइंग कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट करके चार्ज करता था, तो मैं उसको क्या ट्रीट करा था? एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड लाजम करता है कि आप उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले लीज पेमेंट्स को, ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स को मैं एक्सपेंस ट्रीट किया करता था, लेकिन अब आप ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू पे लाके कैपिटलाइज कर देते हैं। तो पहले वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस था, अब वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। इसी तरीके से पहले उसकी रिकग्निशन होती थी एज एन इक्विटी, अब उसकी रिकग्निशन होती है एज अ लायबिलिटी, और वाइस वर्सा। कि अगर बिलफर्ड स्टैंडर्ड ये कहता कि प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि शेयर्स हैं लिहाजा इसको इक्विटी करके ट्रीट करना चाहिए, और बाद में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चेंज करके कहे कि अगर रिडीमेबल हैं तो इसको लायबिलिटी करके बोलना, तो पहले हम उसको इक्विटी बोलते थे, अब हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं। इसको हम कहते हैं चेंज इन रिकग्निशन। रिकग्निशन में आपके पास 5 आइटम्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। हमने एग्जाम्पल दी वारंटी प्रोविजंस की। पहले मैं क्या करता था? वारंटी को एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिस पे अपनी लायबिलिटी शो करता था और प्रोविजन बनाता था। लेकिन अब IFRS 5 ने मुझे कहा कि इफ यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर द वारंटी, तो आप उसको लायबिलिटी नहीं ट्रीट करेंगे, आप उसको ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू। तो दैट इज कॉजिंग चेंज इन रिकग्निशन। जहां भी रिकग्निशन चेंज होगी, that would be a change in accounting policy. दूसरा, if that is causing a change in measurement, मैं वाजे कर रहा हूं, measurement basis। मेजरमेंट बेसिस, अगर मैं पहले एसेट को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करता था और अब मैं एसेट को रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट करता हूं, ठीक है, ये चेंज है। लेट्स से आज से 4 साल पहले मैंने एसेट खरीदा था जिसकी लाइफ 10 साल थी। 4 साल तक मैंने उसको स्ट्रेट लाइन पे रखा, अब मैं उसको आरबीएम पे लेके आ रहा हूं, या वाइस वर्सा, पहले आरबीएम पे था अब स्ट्रेट लाइन पे लेके आ रहा हूं। दैट इज अ चेंज। सवाल, इज दैट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? आप ये देखेंगे कि पहले आप उस एसेट को एसेट मानते थे,
अब आरबीएम पे आने के बाद आप उस एसेट को क्या मानेंगे? अभी भी एसेट ही मानेंगे। दूसरा, मेजरमेंट बेसिस, लाइक अगर आप उसको पहले हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे रखते थे, अब आप उसको फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं। तो पहले वो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे होता था, अब वो फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे है। मैं ये कह रहा हूं कि मेजरमेंट की सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होना इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे करता था तो भी इट वाज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जब मैं उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करता हूं, इट इज स्टिल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। लेकिन दिस इज नॉट द चेंज इन मेजरमेंट बेसिस, इट्स स्टिल नेट बुक वैल्यू, इट वाज नेट बुक वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर मैं हिस्ट्रिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से उठ के फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे आता हूं तो दैट वुड बी चेंज इन मेजरमेंट बेसिस। इसी तरीके से अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से हम फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं तो दैट वुड बी चेंज इन मेजरमेंट बेसिस। तो हमारे उसको मेजर करने का तरीकेकार ही चेंज हो रहा है। हाँ, इस बात को मैं वाजे कर दूं, ये बुक में नहीं लिखा होगा गालिबन, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं। आप अपनी जजमेंट बताएं। अगर कोई कंपनी पहले एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखती थी और अब उस एसेट को वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखती है, आपके ख्याल में इज दैट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और अ पॉलिसी? दैट इज अ पॉलिसी। अच्छा, सही है मेहरबान, ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी, इसमें ये लिखा है कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे अगर हम आते हैं तो पहला सवाल, जिस प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में आप एसेट मानते थे, रिवैल्यूएशन मॉडल में आप उसको क्या मानेंगे? ठीक है, रिपीट, किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट को जिसको कॉस्ट मॉडल के तहत एसेट माना जाता था, रिवैल्यूएशन मॉडल पे आने के बाद आप उसको क्या मानेंगे? एसेट ही। लिहाजा देयर इज नो चेंज इन रिकॉग्निशन, ये डन हो गया। दूसरा, मेजरमेंट बेसिस, पहले आप उसको हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे रखते थे, अब आप उसको किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। क्या इसका मेजरमेंट बेसिस चेंज हो रहा है? यस। तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ये IAS 8 ने स्पेसिफिकली मना किया है कि अगर हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आते हैं अंडर IAS 16,
तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम जजमेंट की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क IAS 8 ने इसको एग्जेम्पशन दी हुई है। ठीक है, बात समझ में आती है? एस्टिमेट में सिंपली क्या होता है, एस्टिमेट में हमने IAS 16 में 3 चीजें पढ़ी थी। यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, एंड पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। यस अरीज। सर ये रिवॉल्यूशन मॉडल जो है, ये वो वाला, अगर कॉस्ट से हम रिवॉल्यूशन मॉडल पर आते हैं तो एसेट तो सेम ही रहेगा, तो मतलब पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। देखें, यहां मैं वाजे करता हूं, और अगर किसी भी चेंज की वजह से किसी आइटम की रिकग्निशन चेंज हो या मेजरमेंट चेंज हो, दोनों में से कोई एक चेंज होने पर भी उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाएगा। एसेट पहले भी एसेट था, अभी भी एसेट है, तो रिकग्निशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन पहले हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे था, अब फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मेजरमेंट बेसिस। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाएं तो दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन मैंने वाजे किया कि दिस इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय IAS 8। लेकिन अगर जजमेंट की बात करें तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके सर। ओके, अगर हम एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ चेंज करें, अगर हम एसेट की रेजिडुअल वैल्यू चेंज करें, अगर हम उसको रिड्यूसिंग से स्ट्रेट से सम ऑफ डिजिट्स पे, सम ऑफ डिजिट से नंबर ऑफ यूनिट्स पे, नंबर ऑफ आवर्स पे लेके जाएं, वी आर चेंजिंग द पैटर्न ऑफ इट्स कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट्स। या एस्टिमेटेड रेट्स, जिस तरह आप अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे, अगर हम एसेट को, मेहरबान दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। डायरेक्ट मैसेज है आपका मेहरबान, अगर आप काइंडली एवरीवन पे मैसेज करें तो सवाल सबको पता चल जाएगा जिसका मैं आंसर कर रहा हूं। इस के IAS 8 को में कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन मॉडल को कैसे ट्रीट करेगा, वो उसको ट्रीट करेगा एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेट और पॉलिसी का इंपैक्ट क्या आएगा वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जज कर रहे हैं कि क्या कोई चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात कर रहे हैं कि अगर हम रिसीवेबल को ग्रॉस रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स पे रखते हैं। पिछले साल हमें लगता था कि जनरली 3% ऑफ रिसीवेबल्स विल बैड डेट विल बी डाउटफुल, लेकिन अब हमें लग रहा है कि 5% रिसीवेबल्स डाउट में है। तो क्या फर्क पड़ा, 3% या 5%? पहले भी रिसीवेबल माइनस अलाउंस वाज रिसीवेबल, अभी भी रिसीवेबल माइनस अलाउंस विल बी रिसीवेबल। एसेट तो एसेट रहा और मेजरमेंट तो सेम रही, लेकिन अगर हम उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि IAS कहता है कि अब आप उसको फेयर वैल्यू पे लेके आओ, तो बात अलग थी। सिमिलरली अगर हम प्रोविजंस के एस्टिमेट चेंज करते हैं, जिस तरह कल हमने एक एस्टिमेट्स पढ़े थे कि मेजर फॉल्ट होगा उसके क्या चांसेस हैं, मॉडरेट फॉल्ट होगा उसके क्या चांसेस हैं,
ये पिछले साल कुछ और परसेंटेजेस थी, इस साल आपकी कुछ और परसेंटेजेस हैं, लेकिन प्रोविजन तो पहले भी लायबिलिटी था, अभी भी लायबिलिटी है। पहले भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे रखा जा रहा था, अभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे रखा जा रहा है। तो दैट इज सिंपली अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहां तक बातें क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें। यहां तक एस्टिमेटेड रेट्स का हमने डिस्कस किया कि पहले आपने कहा कि रिसीवेबल्स का 3% डाउटफुल है या 5% डाउटफुल है, और अभी आपको लग रहा है कि हमारे 8% रिसीवेबल्स डाउटफुल है। तो आपने उसकी परसेंटेज चेंज कर दी ना। पहले आप 5% अलाउंस बनाते थे, अब आप 8% अलाउंस बनाते हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? पहले भी रिसीवेबल था, अभी भी रिसीवेबल है, नेट। इसी तरीके से प्रोविजंस हमने कल पढ़ा था कि कितना फीसद क्लेम आएंगे, उसमें माइनर फॉल्ट कितना होगा, मेजर फॉल्ट कितना होगा। पिछले साल आपके एस्टिमेट्स मुख्तलिफ थे, इस साल आपने उस एस्टिमेट्स को चेंज कर दिया। तो प्रोविजंस में ऐसे आप कोई भी चेंज अगर करते हैं तो वो भी हमारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहलाएंगे। तो ये आपने पहले जजमेंट एक्सरसाइज करनी है कि कोई चेंज अगर हम सब्सिक्वेंट पीरियड्स में करते हैं तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। वंस वी हैव डिसाइडेड कि अगर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो उस चेंज को हम किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। रिमेंबर, जब भी स्टैंडर्ड कोई चेंज लाता है तो हर स्टैंडर्ड अपनी एक ट्रांजिशन देता है। सही है? ट्रांजिशन प्रोविजंस देता है। वो बताता है कि अब आप IAS 17 से IFRS 16 पे आने के लिए आपके पास कितना टाइम है और कैसे लाया जाएगा। जिन कंपनीज ने पहले बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया, अब उन्होंने कैपिटलाइज करना है, तो उनके लिए हर स्टैंडर्ड एक ट्रांजिशन पॉलिसी बनाता है। ठीक है? हमें उस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है एज पर द ट्रांजिशन प्रोविजंस। अगर ट्रांजिशन प्रोविजंस नहीं बताए गए तो हम उसको अप्लाई करेंगे retrospectively. What does retrospective mean? हम ये अज्यूम करेंगे जैसे हम डे 1 से यही पॉलिसी चलाते आ रहे हैं। से फॉर इंस्टेंस अगर ये कहता है कि 2017 में हमने फाइनेंस कॉस्ट दिखाई थी 13,000, 2018 में हमारी फाइनेंस कॉस्ट थी लेट्स से 17,000, 19 में फाइनेंस कॉस्ट थी 18,000, और 2020 में हमारी फाइनेंस कॉस्ट है 20,000। पता ये चलता है कि हर साल
हमें ये पता चलता है कि हर साल 60% ऑफ फाइनेंस कॉस्ट was borrowing cost. और हमारी कंपनी ने इसको एक्सपेंस आउट करना चूज किया था। लेट्स से अगर एट स्टार्ट ऑफ 2020 स्टैंडर्ड कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट होगी तो कैपिटलाइज होगी, ठीक है। अब हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। आप देखें इसमें हमारी बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी, 13,000 में बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी, 7,800, ठीक है। और 2018 में कितनी थी, 10,200, ठीक है। 18 में 10,800, सॉरी 19 में, एंड 20 में 12,600। अब हम 2020 की जब स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो उसके साथ हम 2019 की कंपैरेटिव्स भी बना रहे होंगे। सही। 2020 में हम क्या करेंगे, उसमें तो हम ठीक कर लेंगे क्योंकि हमने अभी एक्सपेंस आउट किया नहीं है। तो हम फाइनेंस कॉस्ट कितनी दिखाएंगे, हम फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे 8,000। और 2019 को क्योंकि हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें हम फाइनेंस कॉस्ट कितनी दिखाएंगे, 18,000 का 40%, 7,200। 2019 में लक्ष्य 18,000 का 40% बनेगा ना, 7,200। ठीक है। अच्छा, ये आ गई हमारी फाइनेंस कॉस्ट। हम करेंगे क्या, कि हम पिछले सालों में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को गलत ट्रीट करके आए हैं। लेट्स से हम ये कहते हैं कि उस एसेट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो थी 2 लाख, ठीक है। और हमने उसको 2 लाख पे ही रिकॉर्ड किया होगा। हम क्या करेंगे, अब उसमें पहले दिन से तमाम कॉस्ट्स कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। 2017 की बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी, 7,800 प्लस 2018 की बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी, 10,200, ठीक है। 18-19 की तो हम अब कैपिटलाइज कर लेंगे। तो बिगिनिंग बैलेंस हमारा कितना बनेगा एसेट का, 2019 की बिगिनिंग में हमारा एसेट का बैलेंस कितना बनेगा,
2,18,000। ठीक है, हम ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इस बोरोइंग कॉस्ट को हम पहले दिन से ही कैपिटलाइज करते आ रहे हैं। अब 2019 में हम उस एसेट को कितने पे दिखाएंगे? 2,18,000 का ओपनिंग, और 2019 में कितनी कैपिटलाइजेशन होगी? 10,800 की। तो 2019 में हमारे एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना बनेगा? करिश्मा, वैसे मुझे आपको डेटा देनी पड़ेगी कि 2017 में एसेट कितना कैपिटलाइज हुआ था, 18 में कितना था, 19 में कितना खर्चा हुआ, 20 में कितना खर्चा हुआ। तो हमारे लिए वो क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा। अज्यूम करें कि ये 2 लाख की कॉस्ट हमारी 2017 से है। ठीक है, तो ये गया 2,28,800। और 2020 में मजीद हम उस पर कितना कैपिटलाइज करेंगे? 12,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको कैपिटलाइज करते आ रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे भाई? 2019 की तो चलो कंपैरेटिव में हम ठीक कर लेंगे। जी जी जी, मोइज ये रेंट पे है। मैं इसमें एक्सेप्शन डाल रहा हूं। और ये मान लेते हैं कि एसेट हमारा अभी तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं तो इसको 2017 से हम डेप्रिशिएट भी करेंगे और वो डेप्रिसिएशन फिगर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब सिलसिला ये बनेगा कि अब तक जो हमने खर्चा एक्सपेंस आउट किया हुआ था उसको रिवर्स कैसे करेंगे। एक तो आप अर्लीस्ट कंपैरेटिव फिगर में एडजस्ट करेंगे। आईएस 8 कहता है कि कंपैरेटिव से पहले भी जो पीरियड्स गए हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा इन ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब हम रिटेन अर्निंग्स देखना किस तरीके से उठाएंगे। 2019 की जो रिटेन अर्निंग्स होंगी उसमें हम पहले उठाएंगे ब्रॉट डाउन बैलेंस। लेट्स अज्यूम, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि हमारे रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस 2019 का 3 लाख है। हम इसमें पहले करेंगे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। 2019 से पहले कितनी फाइनेंस कॉस्ट जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस आउट हुई है।
ठीक है, 2017 से पहले कितनी फाइनेंस कॉस्ट जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस आउट हुई है? एक 7,800, एक 10,200। ये 18,000 हमारी प्रॉफिट लॉस में ओवर चार्ज हो गई थी। करेक्ट करिश्मा, हम इसमें 18,000 ऐड कर देंगे। दिस इज फॉर 2017 एंड 2018। तो हमारा एडजस्टेड ओपनिंग बैलेंस बनेगा 3,18,000। सही है। तैयबा देखें, हमने 2017 में 7,800 की बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया था। फिर 2018 में 10,200 की बोरोइंग कॉस्ट को भी एक्सपेंस आउट कर दिया था। अब उस टाइम पे तो हम सही जा रहे थे, लेकिन 2020 ने हमें तारे दिखा दिए, बोला कि भाई ये सब गलत था, आपको ये खर्चे कैपिटलाइज करने चाहिए थे। तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे पीपीई बाय 18,000 और क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स बाय 18,000, क्योंकि ये 18,000 दर हकीकत बोरोइंग कॉस्ट के हैं। ठीक है, यस करिश्मा। करिश्मा कुछ पूछना है? यस सर। सर ये हम्म, जो आपने 2017 और 2018 की सिर्फ ऐड की है सर, 2019 में भी हमने कंपैरेटिव्स में चेंज किया है, पर हम हम्म, रिटेन अर्निंग्स में तो एडजस्ट करेंगे ना? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स में दो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। एक एडजस्टमेंट्स कहला रही है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स, यानी जो उससे भी पिछले सालों की हैं। और अब इस साल रिवर्सल ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये हम करेंगे इस साल। 2019 की कितनी थी? 10,800। वो हम प्रायर पीरियड करके नहीं करेंगे, लेकिन अब होश में आने के बाद करेंगे। अब इस साल आपका जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड्स हैं, नवीरा देखें, आज आप खड़े हैं 2020 में, और 2020 में आपको पता चलता है कि 2017-18 की जो कॉस्ट है वो तो गलत ट्रीट हो गई। उस वक्त तक वो गलती नहीं थी, लेकिन आज पता चलता है कि वो गलती थी, क्योंकि स्टैंडर्ड ने करवट बदल दी। अब अगर हम 2017, 18, 19, 20 की स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन तो गलत हो जाएगी। अब मुझे पता चलता है कि हम, ये टोटल कितनी कॉस्ट है? नेक्स्ट 40 है, 50 है? अच्छा हाँ, सही 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 सही, ठीक है, सॉरी। अब हमें पता चलता है कि हम 40,800 की
बोरोइंग कॉस्ट को मिसट्रीट कर चुके हैं, जिसमें से 12,000 तो इसी साल की गलती है, वो तो हम इसी साल में दुरुस्त कर लेंगे, अभी हमारे हाथ से कुछ गया नहीं है। 10,800 जो पिछले साल का है वो अभी भी कंपैरेटिव हमारे हाथ में है। हाँ, एक्चुअल स्टेटमेंट्स जा चुकी हैं, उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस साल जो हम 2019 की कंपैरेटिव फिगर्स रिपोर्ट करेंगे, इनफैक्ट री रिपोर्ट करेंगे, वो भी अभी मेरे हाथ में है, वहां तक तो मैं ठीक कर सकता हूं। लेकिन 2018 और 2017 की स्टेटमेंट्स विच आई एम नॉट सपोज टू रिप्रेजेंट, उनका क्या करें? अब मैं 2017 और 18 में वापस जाके तो उसको ठीक नहीं कर सकता, तो क्योंकि वो चीज आपके हाथ से निकल चुकी है और आप इतने साल पीछे जाके उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हम उसको रिटेन अर्निंग्स में ही एडजस्ट कर लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट अगर करूंगा, तो पूरा का पूरा इंपैक्ट किस पे आएगा? पूरा का पूरा इंपैक्ट करंट ईयर पे आ जाएगा। जबकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमने ऐसे रिएक्ट करना है जैसे हम पहले ही दिन से यही ट्रीटमेंट चला के आ रहे थे। ये ट्रीटमेंट अब हम चेंज नहीं कर रहे, ये पहले से ही यही चली आ रही थी, तो हम इस साल को इसका इंपैक्ट नहीं देंगे। इस वजह से हम रिटेन अर्निंग्स को हिट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेट्स अज्यूम इसमें अगर कोई और चेंजेस नहीं हो, अगर कोई और चेंजेस नहीं हो, तो ये कितना बनेगा? 3,28,800। 2020 का ओपनिंग बनेगा 3,28,800। प्रायर पीरियड एरर्स उसमें ठीक हो चुके हैं, और इस साल वाली बोरोइंग कॉस्ट रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट नहीं होगी, बल्कि इस साल के प्रॉफिट में एडजस्ट होगी, क्योंकि अभी हम 2020 हमारे हाथ से गया नहीं है। खैर, मकसद हम समझ रहे थे। 10,800 लक्ष्य 2019 की है ना ये वाली? तो 2019 की 2019 में ही एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 2017-18 की है उसकी रिटेन अर्निंग्स तो हम अभी नहीं बना रहे ना, तो वो हम 2019 के ओपनिंग बैलेंस से एडजस्ट करके बताएंगे। अगर किसी भी साल में देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे या तो जैसा हमें स्टैंडर्ड के ट्रांजिशन प्रोविजन बताते हैं, नहीं तो हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। और इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो जो गुजर गया उसे भूल जा। यस अरीज? सर, जो इस ईयर की बोरिंग कॉस्ट होगी वो खुद ही प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट होकर एडजस्ट हुई भी होगी, तो इस वजह से हम जी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं ना? जी 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 जी, इस ठीक है, वजह से मैं उसको रिटेन अर्निंग्स पे इंपैक्ट नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ। एस्टिमेट को हम अप्लाई करेंगे प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मकसद करंट एंड फ्यूचर ईयर्स। हम इसको पिछले ईयर्स के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे। जिस तरह आपको पता है IAS 16 में हमने पढ़ा था कि कुछ अरसा चलने के बाद हमें होश आता है कि हमारी प्रॉपर्टी की रेजिडुअल वैल्यू ये है, या उसकी
यूजफुल लाइफ अब इतनी है, तो हम उसको पिछले साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके वो कर चुके, उसको जाने देंगे। अब आगे की बात की जाएगी, दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली दो चीजें हमें बता ही इसलिए रहा है, देखो जब भी कोई आईएफआरएस चेंज रिक्वायर करवाएगा ना, तो वो ट्रांजिशन प्रोविजन लाजमी देता है। अगर ट्रांजिशन प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, वो तब होगा जब आप खुद अपने मकसद से वॉलंटरीली उस पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा, अब लास्ट एरिया आता है इसमें एरर्स का। एरर का मकसद हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी स्टैंडर्ड को मिसअप्लाई किया है, या ये कोई अरिथमेटिक एरर हो सकता है, कि हमने कोई अमाउंट गलत लिख दिया था, या फिर मेनली दिस कैन बी डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। अगर हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर है, अगर इस साल का है तो वो बड़े मजे से आप ठीक कर दोगे। अगर कि वो एरर पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, तो आप बुनियादी सवाल करेंगे कि क्या ये एरर मटेरियल है। मटेरियल का मकसद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, उनके डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा ड्यू टू मिस स्टेटमेंट और ओमिशन। अगर के वो मटेरियल है, तो आप उस एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। अगर के वो एरर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप उस एरर को प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, इस साल हमारी कंपनी का एक क्रेडिट कंट्रोलर है, जो कि फॉरेन ट्रिप पे गया था, और वहां से वापस नहीं आया।
जब हमने देखा कि भाई वापस क्यों नहीं आ रहा, तो पता चलता है कि वो हमारे रिसीवेबल से $6 मिलियन कलेक्ट कर चुका था। जिसमें से 4 मिलियन उसने 2019 में कलेक्ट किए थे, और बाकी उसने 2020 में कलेक्ट किए थे। अब मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम इसको अपना बेड डेट रिपोर्ट कर दें। वी कैन डिस्कस के ऑब्वियसली दिस इज अ मटेरियल एरर। एरर का मकसद सिर्फ एरर नहीं है, लेकिन अगर इंटेंशनल एरर है तो हम उसको फ्रॉड कहते हैं। हम इस केस में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पिछले साल के लॉस को रेट्रोस्पेक्टिवली रिटेन अर्निंग्स में। पिछले साल का कितना पैसा खा के भागा है, 4 मिलियन। और इस साल का कितना पैसा खा के भागा है, तो इस साल प्रॉफिट लॉस में हम 2 मिलियन दिखाएंगे, ना कि 6 मिलियन। और क्रेडिट कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को बाय 6 मिलियन। ठीक है। अच्छा, एक चीज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसे डिस्कस की थी, मैं सिर्फ ऐसे आइडिया दे देता हूं कि अगर हमारी कंपनी के पास कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे इस्तेमाल में है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हम उस एसेट को डेप्रिशिएट करते आए, और यूं हुआ कि एक वक्त के बाद उनकी नेट बुक वैल्यू 0 हो गई। लेकिन मैनेजमेंट का मानना यह है कि ये एसेट तो अभी भी 3 साल चल सकते हैं। अब हमारे उसके बैलेंस शीट के अंदर इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 0 है। तो IAS 8 हमें कहता है कि आप इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर दें। बेशक आप बाकी क्लास ऑफ एसेट पे रिवैल्यूएशन नहीं लगा सकते, लगाते सॉरी नॉट सकते, लगाते, लेकिन एक ऐसा एसेट जो कि अभी भी काबिल इस्तेमाल है, लेकिन हुआ यह है कि आपने उसको फुली डेप्रिशिएट कर दिया है, तो आप उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं। फिर वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में आएगा, एसेट आएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है
कि IAS 16 ने आपको ये कहा था कि बेटा उस एसेट को एट लीस्ट एवरी ईयर एंड, ठीक है, स्टैंडर्ड ने क्या कहा था कि एट लीस्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट, आप रिव्यू करेंगे क्या, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। तो ये क्या हुआ, जब आपको हमने पहले ही कहा था कि हर साल आपने उसकी यूजफुल लाइफ चेक करनी है, हर साल आपने उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेक करनी है, हर साल आपने उसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट चेक करना है। अब आप एसेट को जीरो करने के बाद होश के नाखून ले रहे हैं और अब आप मुझे बता रहे हैं कि एसेट तो मजीद 3 साल चल सकता है। तो ये आप पिछले साल नहीं बता सकते थे या पहले 2 साल नहीं बता सकते थे, अब क्यों बता रहे हैं? तो ये बेसिकली कंपनी की तरफ से एक एरर हुआ है, क्योंकि हमें IAS 16 ने एक चीज कही थी कि हमें हर साल रिव्यू करना है, लेकिन शायद हमने हर साल रिव्यू नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स नहीं किया होगा, जिस वजह से मसला यहां आके पहुंचा कि एसेट तो खत्म हो गया, उसकी बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू 0 हो गई है। एंड इफ दैट एसेट इज मटेरियल, समझ रहे मेरी बात? if it's material, इस एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली जाके ठीक करना है। जब से आपको पता चला कि इसकी लाइफ रिवाइज थी, तो आप वो 4, 5, 6 साल, जितने भी साल आप पीछे जा सकते हैं, आप पीछे जाएंगे और उस एरर को ठीक करेंगे। पिछले ईयर्स में आप जो डेप्रिसिएशन जरूरत से ज्यादा चार्ज कर चुके हैं, उन डेप्रिसिएशंस को आप रिवर्स करेंगे और एसेट को रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे। अज्यूम अगर आज से 5 साल पहले आपने कहा कि एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है और आप उसको 5 इयर्स पे डेप्रिशिएट करके 0 कर चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसके मजीद 3 साल चलने की गुंजाइश है, तो आप 5 साल पहले जाएं, वापस जाएं और उसको 8 साल से डिवाइड करें। आपने क्योंकि 5 साल के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, अब आप उसको 5 साल पीछे जाके 8 साल से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। जो डेप्रिसिएशन आप ओवर चार्ज कर चुके हैं उसको रिवाइज करें, उसके नेट बुक वैल्यू को रिवाइज करें, उसकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स को एडजस्ट करें और यहां पे मुझे कैरिंग वैल्यू लाके दें, जो कि उसकी कैरिंग वैल्यू होती अगर आपको पहले से ही पता था कि एसेट की लाइफ 8 साल है। तो उस एरर को आप ठीक करेंगे और फिर उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर हम डेप्रिशिएट करते चलेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? आपने देखना है कि जो डेप्रिसिएशन आप एक्चुअली चार्ज कर चुके हैं वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में जा चुकी है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होती अगर एसेट की लाइफ 8 साल ही होती तो वो तो कम होगी। तो जितनी आप एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं उसको आप डेबिट कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से और क्रेडिट कर देंगे उसको रिटेन अर्निंग से। जो रिसेंट ईयर और पिछले साल की होगी वो तो कंपैरेटिव और इस साल में एडजस्ट हो जाएगी, जो उससे पिछले सालों का एरर था उसको हम पीछे जाके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी आपकी फिर क्लास के लिए पीछे टाइम कम बचेगा। मैं क्विकली ये चैप्टर आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि IAS 8 विल बी डीलिंग विद
सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के कोई भी ट्रीटमेंट कौन से स्टैंडर्ड के तहत ट्रीट की जाएगी, उसकी सिलेक्शन। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कि अगर स्टैंडर्ड अपनी लेट्स से हम या तो स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर करता है या हम अपने वॉलंटरीली किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो। और तीसरा, अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होते हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा। और जो प्रायर पीरियड एरर्स हैं उनको हम कैसे ठीक करेंगे डिपेंडिंग ऑन मटेरियलिटी एंड इनसिग्निफिकेंट चीज। जी नवीरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है लेकिन इसकी जजमेंट ज्यादा है, तो मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करके चीजें पढ़ा दी हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसके पीछे ना लॉजिक्स नहीं समझ में आती हैं वैसे। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज किसको कहेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जब भी आप कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे जाते हैं या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जो कि वेरी हाईली अनलाइकली है कि हम अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल चेंज कर दिया, मिसाल पहले किसी चीज को हम प्रूडेंस अप्रोच पे रख रहे थे और अब हम उसको फेयर वैल्यू अप्रोच पे रख रहे हैं या अक्रूवल बेसिस पे रख रहे हैं, तो कोई भी प्रिंसिपल आप चेंज कर रहे हैं। बेसिस हमने डिस्कस किया, मेजरमेंट बेसिस चेंज करना कि आप करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चले गए या रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट पे चले गए वगैरह, उसको चेंज करने का इम्पैक्ट भी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा। कन्वेंशंस हैं या रूल्स हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस हमने बात की थी कि अगर इंडस्ट्री के अंदर किसी चीज की ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट एक की जाती है और बाद में अगर वो ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट चेंज होती है तो हम उसको एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट करेंगे। IAS 8 requires an entity to select and apply accounting policies, ये खैर हमने पढ़ लिया है। ख्याल इस बात का करना है कि जैसा आपकी कंपनी का इंटेंशन हो वैसी ही उसकी पॉलिसी लगाई जाए। अगर कंपनी का इरादा एसेट को इस्तेमाल करने का है तो बेहतर है कि उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल ना लगाया जाए, क्योंकि उसके मार्केट वैल्यू चेंजेस के कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसी तरीके से हमने IFRS 9 में पढ़ा था कि अगर आपने बॉन्ड्स को या फाइनेंशियल एसेट्स को मेच्योरिटी तक होल्ड ही करना है, बीच में बेचना ही नहीं है, तो उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा जाना चाहिए। अगर बेचने की कहीं गुंजाइश मौजूद है तो FVT OCI पे रखना चाहिए, अगर बेचने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तो FVTPL पे रखना चाहिए वगैरह। पॉलिसीज में क्या क्या होना चाहिए वो हमने चीजें देखी भी हैं, एक नजर आप देख लीजिएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कैसे की जाती है, इसमें दो चीजें थी। द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय एन IFRS, स्टैंडर्ड ने कोई चेंज रिक्वायर किया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, आप वॉलंटरीली चेंज कर सकते हैं इफ दैट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो IAS 8 ने गुंजाइश छोड़ी हुई है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की पारत है। अच्छा, कैसे पता चलेगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? अगर रिकॉग्निशन में चेंज है, अगर प्रेजेंटेशन में चेंज है या मेजरमेंट बेसिस में चेंज है। रिकॉग्निशन हमने पढ़ा था कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया या कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लिया। प्रेजेंटेशन के पहले आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालते थे, अब एडमिन एक्सपेंस में डालेंगे, यानी उसके आपने क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। पहले वो करंट में आता था, अब वो नॉन करंट में आएगा। पहले वो इक्विटी में आता था, अब वो लायबिलिटी में आएगा। पहले वो रेवेन्यू में आता था, अब वो अदर इनकम में आएगा। तो उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। और तीसरा, मेजरमेंट बेसिस, कि पहले वो कॉस्ट पे रहता था, अब वो फेयर वैल्यू पे रहेगा या वाइस वर्सा। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांजिशन प्रोविजंस हमारे सामने मौजूद हैं तो उन ट्रांजिशन प्रोविजंस के हिसाब से ट्रीटमेंट रखी जाएगी, अगर नहीं तो फिर हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज आल्सो रीस्टेटेड अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। अगर हम पीछे वाले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते तो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे। ओपनिंग रिटर्निंग्स को ठीक किया जाएगा, ये भी हमने चीज पढ़ लिया। अकाउंटिंग एस्टिमेट किसको किया कहा जाएगा? कोई भी एस्टिमेट्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, उसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स या फिर कोई भी एस्टिमेटेड रेट्स, तो उनको हम यूज करेंगे। और अगर बाद में आप किसी को चेंज करते हैं, कोई डिस्काउंट रेट चेंज होता है, लेट्स से आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 10% डिस्काउंट रेट पे, अब डिस्काउंट रेट मार्केट में 8% है,
या डिस्पेंडिंग कॉस्ट आपने एस्टिमेट की थी इतनी आएगी, अब आपको लगता है कि नहीं डिस्पेंडिंग पे अब इतना खर्चा नहीं आएगा, ज्यादा या कम आएगा, तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहेंगे और अब इसको हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। अगर इसका मटेरियल इंपैक्ट है तो उसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स इसने बता दी हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं, जो कि हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एरर्स। एरर्स का गेम हमें पता है कि एरर्स में हम देखेंगे कि अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे, अगर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसी साल में ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स हैं तो आप उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। आई गेस दैट्स इट। हाँ सही है, यही हमारा है चैप्टर, और इसकी जो इलस्ट्रेशंस या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको आप एक नजर खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट करके देखिएगा ताकि आपको चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो हम फिर कंफर्टेबली दूसरी चीजों की तरफ जाएं। ठीक है, IFRS 13 ये हम वैसे ही कर चुके हैं। यस नवीरा।